बहनों एवं भाइयों, नमस्कार। आज मैं आप सबके लिए पुनः जो अभी हाल पश्चिम बंगाल के राजकीय आरजीकर मेडिकल कॉलेज में दुष्कृत्य पूर्ण हत्या का प्रसंग एक महिला चिकित्सक के साथ घटा है, उस विषय पर एक और संदर्भ लेकर आप सबके सामने प्रस्तुत हूं। हमारे मनीषियों का, हमारे विचारकों का, हमारे महान पूर्वजों का जो समाज के संस्कार को लेकर, समाज के आदर्श स्वरूप को गढ़ने से संबंधित विषय को लेकर चिंतन रहा है, वो आज भी हमारी आंख खोलने का कार्य करता है। हमें उस पर गौर करना होगा। जहां हमारे विचारकों ने, हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे चिंतकों ने, हमारे ज्ञानियों ने, हमारे आदर्श पुरोधाओं ने ये कहा कि द्रव्यनाशम मनस्तापम गृहे दुश्चरितानि च वंचनम चापमानम च मतिमान न प्रकाशयेत्। अर्थात यदि किन्हीं कारणों से मानसिक क्षोभ युक्त पीड़ा घर कर गई हो, धन का किसी कारण से नाश हो गया हो और घर परिवार में ही कोई दुश्चरित्रता घट गई हो, हम ठगे गए हों, हमारा अपमान हुआ, तो बुद्धिमान इसे प्रकाशित करने का कार्य नहीं किया करते, क्योंकि केवल ये नहीं कि इससे आप के पक्ष में समाज का नजरिया बदल जाता है, बल्कि इसके कारण से भी समाज में जो दुर्बल प्रवृत्ति के लोग हैं, दुर्बल चित्त के लोग हैं, जो संयमहीन लोग हैं, उनको कुसंयमी बनने, उनको दुश्चरित्रता की ओर उत्प्रेरित होने का अवसर मिल जाता है, प्रेरणा मिल जाती है। तो ये एक बड़ा विषय है, इस पर सबको सोचने की आवश्यकता है। इसी के साथ
जब हमारे मनुस्मृतिकार मनु जी ने यह शिक्षा देने का कार्य किया कि अगर घर के किसी कक्ष में 7 वर्ष की बेटी अकेले स्थित हो, लेटी हो या सोई हुई हो, तो पिता को भी उसके कक्ष में नहीं जाना चाहिए। तो इसका संदेश तो समझा जा सकता है कि भले ही पिता पिता है, वो मर्यादा में रहना जानता है, लेकिन क्या उसके भीतर दृष्टि दोष नहीं उत्पन्न हो सकता? क्या इसकी मनोवैज्ञानिक संभावना नहीं हो सकती? और क्या उसके भीतर दुराचरण से संबंधित निकृष्ट कामुक विचार दृष्टि दोष के कारण प्रादुर्भूत नहीं हो सकती? हो सकते। तभी तो हमारे मनु जी ने हमको इतना पहले से सावधान करने का कार्य किया। माता पिता और बड़े बुजुर्ग किस तरह से अपने परिवार में, अपने घर में सामाजिक पर्दे का अनुपालन करते रहे हैं, उसकी अभिरक्षा में खुद को विद्यमान करते रहे हैं, और साथ साथ में योगश्चित्त वृत्ति निरोध के अनुरूप अपनी चित्त वृत्तियों के भीतर दुर्बलताओं को उत्पन्न होने से रोकने का स्वाभाविक आभ्यासिक प्रयत्न अर्थात योग करते रहे। तभी जाकर के हमारा समाज पूर्व काल में मर्यादित, अनुशासित और सुसंस्कारित बन पाया था। ऐसा नहीं कि ऐसे काल में दूसरे पक्ष का, प्रतिपक्ष का सर्वथा अभाव ही हो गया था, लेकिन जो लोग इस तरह की दुष्कृत्य करने की प्रवृत्ति वाले लोग थे, उनका सामाजिक बहिष्कार, उनकी सामाजिक निंदा, उनको समाज से थोड़ किए जाने के जो आचरण किए जाते रहे हैं, उसके कारण से लोग समाज भय वश इस तरह के दुष्कृत्य को करने से बचने का कार्य करते रहे। भले ही उनके भीतर ऐसी दुर्बलताएं विद्यमान रही हों, फिर भी वे समाज के डर से इस तरह का कृत्य नहीं करते रहे कि कहीं समाज भीषण रूप में दंडित न कर दे। ऐसे कृत्यों को लेकर अगर कोई बड़ी घटना होती थी
तो ऐसे लोगों को समाज दंड देने का कार्य करता था, पंचायतें बुला करके। या उसका हुक्का पानी बंद करके, या उसका सामाजिक बहिष्कार करके, या उसका लोक त्याग करके। इसका डर इतना बड़ा था कि लोग चाह करके भी ऐसे बलात्कार संबंधी दुष्कृत्य को करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन आज वो सब कुछ समाप्त हो चला है। आज जब अपराधियों का समाज महिमा मंडन करता है, हमारे देश के तथाकथित पुरोधा कहलाने वाले राजनेतागण महिमा मंडन करते हैं, उनका प्रश्रय ग्रहण करते हैं, उनके अपराधों की अनदेखी करते हैं, उन पर उंगली नहीं उठाते हैं और उनकी धन संपत्ति के कारण उनका सम्मान समाज में किया जाता है, तो ऐसे अपराध को पनपाने के लिए क्या समाज को दोषी नहीं ठहराया जाना चाहिए? इसके लिए समाज दोषी है। आज जिस तरह से सुविधा भोगी प्रवृत्ति बढ़ रही है, और लोग घरों में ही उच्छृंखल होने लगे हैं, घरों में ही जब द्रौपदी की लाज छीनी जाने लगी है, और सीताओं का अपहरण किया जाने लगा है, तो फिर समझा जाना चाहिए कि समाज की आज दिशा किस ओर जा रही है। ये अगर गंभीरता पूर्वक विचारा नहीं गया ना, तो समाज में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो अघटनीय घटा है, उसको रोका नहीं जा सकेगा। शासन प्रशासन बहुत करेगा तो ऐसे व्यक्ति को उम्र कैद दे देगा, मृत्यु दंड दे देगा। लेकिन जिनका इरादा ऐसे अमानुषिक कृत्य करने का ही हो गया है, उनको नहीं रोक सकेगा। ऐसे वैशी इरादे अपना वैशीपन दिखाने के लिए इस सब के बाद भी उतावले ही नजर आएंगे। क्योंकि ये नहीं कहा जा सकता कि एक एक चिकित्सक, एक एक
नर्स, एक एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए प्रहरी तैनात किए जाएं। और अगर प्रहरी ही इस ऐसे दुष्कृत्य पर उतर आए तो क्या होगा? मतलब ये कि ये पूर्णतः सामाजिक रूप से संयमी आचरण का विकास करने हेतु प्रयत्न करने का समय है, विषय है। समाज को संयमी बनाए जाने की आवश्यकता है। सभी लोग जब संयमी होंगे तो ऐसे कृत्य नहीं घटेंगे। आप सबको ये तो मालूम ही है कि एड्स जैसी बीमारी का 83% हिस्सा पूरे विश्व में सिर्फ अवैधानिक व्यभिचार की देन है। भीषण उद्दाम व्याकुल कामेषणा की पूर्ति का प्रस्तुतिकरण ही एड्स की बीमारी के रूप में अधिकतम रूप में विश्व में पाया गया है। भले ही इसके वायरस की उत्पत्ति, जहां तक मेरी जानकारी है, अमेरिकी सैन्य वेधशाला की देन है। बहाना चाहे जितना अमेरिकी वेधशाला द्वारा किया गया कि ये बंदरों से धीरे धीरे ये बीमारी मनुष्यों में आई है, ये सब दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। जैसे कोरोना की बीमारी चीन की वेधशाला से संक्रमित वायरस के फैलने की देन रहा है। चीन तो इस दिशा में लगा हुआ ही है। वो ये जानता है कि हम बड़ा बड़ा युद्ध बिना लोगों से लड़े इन वायरस के माध्यम से आसानी से जीत सकते हैं। और ऐसे कई देश हो सकते हैं जो इस दिशा में क्रियाशील हैं। मैं केवल चीन और अमेरिका का ही उल्लेख नहीं कर रहा हूं, ऐसे कई देशों के बारे में कहा जा सकता है। तो अगर 83% एड्स के बीमार व्यभिचार की उपज है, व्यभिचार की देन है, मात्र 17% ही अशुद्ध रक्त और दूसरे और कारणों की देन है, तो इससे तो सिद्ध होता है कि समाज को इस दिशा में भी संयमशील होकर विवाह की संस्था के माध्यम से ही सृष्टि
विस्तार के आचरण को प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शित करने की आवश्यकता है। अन्यथा जैसे विभिन्न देशों में एक दूसरे के कारण एक दूसरे से भय का वातावरण बना रहता है, उसी तरह से व्यक्ति व्यक्ति के भीतर भी इस तरह की असुरक्षा की भावना घर कर जाएगी और जिसका निवारण शायद ही कोई व्यवस्था कर सके। कितने सुरक्षा कर्मी एक एक व्यक्ति के लिए लगाए जा सकेंगे? और क्या ऐसी घटनाएं नहीं घटी हैं जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है, उनके द्वारा भी ऐसे कुत्सित कृत्य कर दिए जाते हैं, ऐसे निकृष्ट कृत्य कर दिए जाते हैं? तो ये सब अंदेशा तभी समाप्त हो सकता है जब लोग विवाह की संस्था के अनुशासन को अपने जीवन में उतार करके और चरित्रवती चरित्रवान संतान प्राप्त करने की अभिलाषा से ही माता पिता बनने का कार्य करने का व्यवहार करेंगे, अनुशासित और संयमित रह करके व्यवहार करेंगे और अपनी संतानों में संयम और मर्यादा का स्थापन करने का कार्य करेंगे। सभी घरों में भोग नहीं, योग का वातावरण बनाया जाएगा और जो विषय एकांत सेवन के हैं उसका प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। इसी तरह से हमारे सिनेमा और दूसरे छोटे पर्दे पर दिखाए जाने वाले सीरियल्स, वीडियोस के माध्यम से समाज को, युवा को और सभी को अश्लीलता नहीं परोसी जाएगी। लोग संयमशील और सदाचार पारायण बनेंगे, सदाचार परायण बनेंगे और दूसरे लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। कहीं भी लोक मर्यादा का हनन नहीं होगा। हमारे पहले गांव में गांव की किसी भी परिवार की बेटी पूरे गांव की बेटी होती थी, किसी भी परिवार की बहू पूरे गांव की बहू होती थी। आज सभी लोग केवल ये सोच रहे हैं कि मेरी माँ बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित रहे, भले ही मैं दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत लूटने का कार्य करता रहूं। ऐसा नहीं हो सकता। जब सभी माँ बहन बेटी की सब जगह सभी स्थानों में इज्जत करेंगे, सम्मान करेंगे और लोग सभी समाज की मर्यादा के अनुकूल वेश विन्यास का कार्य करेंगे। अंग प्रदर्शन की जिस तरह की अश्लील वृत्ति हमारे समाज में बढ़ चली है और पश्चिमी आयातित प्रवृत्ति को हमारे समाज के लोगों ने
मर्यादाहीनता का आचरण करते हुए अपने जीवन में उतारना शुरू किया है। और जगह जगह इसके दृश्य विभिन्न घटनाओं के रूप में, विभिन्न प्रदर्शनों के रूप में बराबर दिखते जा रहे हैं। ये सब समाज के लिए शुभ संकेत नहीं है। इस सब पर सबकी दृष्टि जाने की आवश्यकता है, सभी को सोचने की आवश्यकता है और सभी को अपने देश और समाज को संवारने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय हिंद,